Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your lecture number 2 of your CAPF Assistant Commandant Current Affairs series. And what is most important thing about this particular series is इसमें आप पेपर 1 के जो करंट अफेयर्स है, you will be able to use these current affairs in your paper 2, right? So it will give a edge to you. आपके जो आंसर्स होंगे, ऐसे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, रिपोर्ट्स होगी, दैट विल बी मोर एनहांस्ड, मोर एनरिच, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में वो सभी चीज़ें आपको एक एज देगी, एक नज इफेक्ट क्रिएट करेगी, राइट। तो ये पर्टिकुलर हमारे इस जो सीरीज़ का है, ये पीछे इसका पूरा आइडिया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड लेक्चर की। सो सेकंड लेक्चर में आज हम बेसिकली बात करेंगे आपका साइंस एंड टेक पे, राइट। साइंस एंड टेक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इसमें। कुछ एक अपॉइंटमेंट पहले बात कर लेते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट की बात करें तो अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नंबर कौन सा है, 25 नंबर के बने हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या नाम है, राजीव कुमार। और दूसरा, आपको इन सभी चीज़ों को ना पेपर 2 से कैसे कनेक्ट करना अभी बताता हूँ। यू नीड टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स जैसे आपके इलेक्शन कमीशन हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ये एक इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद आप देखेंगे CBI, राइट। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस और इनको बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। ये डेमोक्रेसी के बुलवार्क है, मतलब ये इंश्योर करते हैं आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रहे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे टॉपिक में इस तरह का कोई टॉपिक मिल जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या इनकी इंपॉर्टेंस होगी इन इंस्टीट्यूशंस की। देखिए, जब तक आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड ना कराए, क्या आप इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी? नहीं। जब तक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रेजेंट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ना बना दे कि उनकी स्पेंडिंग किस तरह की है, क्या वो मतलब ठीक तरह से स्पेंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए क्या है आपका कैग। और कैग एक रिपोर्ट करता है, ऑडिट करता है और वो पार्लियामेंट के सामने रखता है और पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, राइट। सो दीज आर द सिस्टम। ये एक सिस्टम है, सिस्टम में आपको समझना पड़ेगा कैसे काम होता है। तो अब देखिए, टेन्योर देखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 के अंदर कई बार आपसे पूछ लेते हैं टेन्योर ऑफ CEC एंड कैग, तो 6 साल मैक्सिमम या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों के अंदर। उसके बाद देखिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है आपका, राइट, हु इज़ हियर, किनकी अपॉइंटमेंट रही है एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी आपके जो अपॉइंट हुए हैं वो है राजीव गाबा। तो राजीव गाबा जी को अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन आता है आपका पेपर के अंदर जो आता है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। बहुत बार UPSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। और क्या इनका कोई फिक्स टेन्योर है? अगर आपसे पेपर 1 के अंदर पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछें, इनका कोई फिक्स टेन्योर है? देयर इज नो फिक्स टेन्योर। उसके बाद देखते हैं CBI का जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज सुबोध कुमार जायसवाल, ये इनके चीफ हैं, चीफ ऑफ CBI। इसके बाद देखें इनका टर्म जो है, अभी 2021 में अक्टूबर के अंदर एक नई अमेंडमेंट की गई थी इसके अंदर, और DPSP के अंदर, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है आपका, इसके अंडर अमेंडमेंट की गई। इसमें इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया, मतलब मिनिमम 2 साल रहेगा और मैक्सिमम 5 साल तक उसका टेन्योर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए, ये सभी इंपॉइंटमेंट, BSF के DG कौन है, CRPF के, CISF, SSB, ITBP, NDRF। तो ये NDRF के भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी हमारे यहाँ पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सिचुएशन है उन सभी को हैंडल कौन करते हैं, NDRF। तो अतुल कारवाल इज़ इम्पोर्टेंट। अब देखिए, CEO ऑफ नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। CEO ऑफ नीति आयोग दैट इज़ अमिताभ कांत। और एक है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये आपका क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन करिएगा। आपसे पूछ सकते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, राइट। अब देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इनकी जो चेयरमैन है दैट इज़ रेखा शर्मा। इसके बाद देखिए 15 फाइनेंस कमीशन, क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन का अभी प्रेजेंट चेयरमैन देखे दैट इज़ NK सिंह। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या फाइंडिंग की है, फाइंडिंग देखते हैं इनकी, क्वेश्चन यहीं से बनेगा
एक तो किस पीरियड के लिए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। देखिए पीरियड है 2021 से 26, 2020 से 25 नहीं करना है, 21 से 26 करना है, क्योंकि 20 से 21 के लिए एक इंटरिम रिपोर्ट दी थी इन्होंने, एक इंटरिम रिपोर्ट, बिकॉज फाइनलाइज नहीं हो पाई थी इनकी रिपोर्ट, तो इन्होंने इस टाइम के लिए एक इंटरिम रिपोर्ट दे दी 20 से 21 के लिए, ठीक है। तो 21 से 26 के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आपको, पहला वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना बोला इन्होंने, और हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन किस बेसिस पे होगा। अब देखिए वर्टिकल डेवोल्यूशन के अंडर स्टेट्स को, जो अभी प्रेजेंट में हमारी कितनी स्टेट्स है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो जितनी स्टेट्स हैं उनको कितना परसेंट आपको रिवेन्यू मिलेगा, जो सेंट्रल पूल मतलब सेंटर के पास जितना पैसा आता है थ्रू आउट इंडिया जो कलेक्ट करते हैं, उसमें से 41% विल गो टू द स्टेट्स, 1% विल गो टू द जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज इंपॉर्टेंट। 1% जो जम्मू एंड कश्मीर को जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल आफ्टर जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, उसके बाद ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि 1% जम्मू एंड कश्मीर को जाना चाहिए, वहाँ पे डेवलपमेंट नीड्स बहुत ज़्यादा है। अब 41% स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से होगा ये इन्होंने बताया, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, मतलब विद इन द स्टेट्स सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो डेवोल्यूशन 45% इनकम के बेसिस पे होगा, ठीक है। इनकम डिस्टेंस 45% वेटेज इसमें होगा, मतलब 45% आपको जो आपका जो सेंटर को पैसा देना होगा किसी भी स्टेट को, दैट विल बी बेसिस ऑन द इनकम डिस्टेंस। तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है पॉपुलेशन को 15%। तीसरा जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये नई चीज़ ऐड की है, 12.5% है इसमें। इसके बाद देखेंगे आप फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, उसमें भी 10% कुछ है। उसके बाद 2.5 देखेंगे वो आपका टैक्स एफर्ट्स, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब 280 के अंदर या आर्टिकल 280 के अंदर आपकी फाइनेंस कमीशन मेंशन है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन करता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू यू। दूसरा, इनकी जो आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कौन तय करता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है, ओके। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ है अरविंद कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे मनोज पांडे हैं, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिस आर हरि कुमार, और चीफ ऑफ अगेन एयर स्टाफ दैट इज एयर मार्शल वी आर चौधरी। उसके बाद CEO UIDAI CO कौन है, UIDAI के सौरभ गर्ग। इसरो के चीफ सोमनाथ S सोमनाथ। उसके बाद हेड कोच कौन है हमारे यहाँ पे क्रिकेट में, तो कई बार क्रिकेट भी फेवरेट देखा गया है, CAPF के अंदर क्रिकेट से क्वेश्चन आते हैं कई बार, किसी की रिटायरमेंट है, किसी ने कुछ अच्छे रन स्कोर किए हैं, किसी को कुछ ट्रॉफी मिली है, तो हेड कोच हमारे राहुल द्रविड़ जी बन गए हैं। उसके बाद विमेन का देखें तो रमेश पवार का है, BCI का चीफ प्रेसिडेंट देखें तो सौरभ गांगुली, एंड चेयरमैन ऑफ ICC इज ग्रेग बार्के। अब देखते हैं डिफेंस इक्विपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इज नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस गलवान इंसिडेंट। डिफेंस पे हमने बहुत सारा खर्चा किया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इमरजेंसी अप्रूवल करते हुए काफ़ी टेक्नोलॉजी और काफ़ी जो हमारे इक्विपमेंट है उसके परचेज़ के लिए काम किया है। उसके बाद देखेंगे आपका अग्निवीर जो पॉलिसी आई है, अग्निवीर पॉलिसी के अंडर जो हम पैसे बचा पाएंगे, जो पेंशन बिल हमारा इतना ज़्यादा है, वो हम किस पे खर्च करने वाले हैं, वी विल बी स्पेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन पे। अब देखते हैं पहला मिसाइल को देखते हैं, मिसाइल्स। तो मिसाइल्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, NDA CDA CAPF और इवन सिविल सर्विसेज में भी आपके मिसाइल्स का आता है। तो मिसाइल सबसे पहले आपको ये देखना है, जो आपकी मिसाइल्स थी, तो मिसाइल्स को किसके अंडर शुरू किया गया, विल यू एबल टू नेम। आप इस पर सबसे पहले जैसे इंटीग्रेटेड MDP मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम था, कब शुरू हुआ, 1983 के अंदर। इसमें 5 मिसाइल थी, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद करने की है, पटना। P स्टैंड्स फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल। बाकी 2 आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी 2 आपके लिए क्वेश्चन है, N और A कौन से हैं इसके। अब देखते हैं अग्नि के अंदर, इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन ये आते हैं कि अग्नि सरफेस टू एयर है या सरफेस टू सरफेस है, ये क्वेश्चन आता है आपका। नाग देखिए, नाग आपका एंटी टैंक है, 3rd जनरेशन है, फायर एंड फॉरगेट पे है, और इसका जो वेरिएंट है अगर आपको ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च करनी है दैट इज़ हेलिना। और ध्रुवास्त्रा जो इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट है, ठीक है, उसको ध्रुवास्त्रा बोलते हैं। और ये सभी क्या है, एंटी टैग मिसाइल। नाग जो है ये इन्फेंट्री यूज़ करती है एंटी टैग मिसाइल, नामिका लॉन्चर से। उसके बाद देखिए अग्नि 5,
रेंज देखेंगे इसकी 500 किलोमीटर से ज़्यादा, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। कैनिस्टर बेस्ड है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर। इसके बाद देखेंगे जो आपकी ब्रह्मोस है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो, उसमें देखा होगा आपने, दैट इज़ अ सुपरसोनिक, ठीक है। उसमें और भी एयरक्राफ्ट जो आपके बन रहे हैं आजकल, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। तो ये क्या है, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक और सबसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक आपका जब मार्क 1 से जब आपकी कम होगी स्पीड, दैट इज सबसोनिक। और ये क्या है आपको पता होगा शायद, ये स्पीड ऑफ साउंड है मार्क, और स्पीड ऑफ साउंड जो मतलब मार्क 1 के इक्वल होता है, दैट इज ट्रांस, और 1 से ज़्यादा हो तो सुपर, और 5 से ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक। अब देखते हैं सेंट क्या, एंटी टैंक मिसाइल, अगेन डे एंड नाइट दोनों जगह काम कर सकती है, और अप टू 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। उसके बाद आकाश प्राइम देखिए, ये सरफेस टू एयर, दैट इज इंपॉर्टेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, मोबाइल है, ओके। इसके बाद देखेंगे VLSRSAM, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज इंपॉर्टेंट, सरफेस टू एयर है। नेवी और DRDO ने इसको डेवलप किया है। S-400 जो हमने रशिया से लिया था, ये सरफेस टू सरफेस है, ओके। दिस इज अ सरफेस टू सरफेस आल्सो। और ये आपके जो S-400 जो मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर भी है, जो आपकी इनकमिंग मिसाइल्स होगी उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओके। स्मार्ट इज सबसोनिक टॉर्पीडो एंटी सबमरीन, DRDO ने इसको बनाया है। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट 75 के अंडर स्कॉर्पियन क्लास है आपकी, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें कौन सी टाइप के सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक। कौन सी अभी तक लॉन्च कर दी गई है, कालवेरी, कांढेरी, कारांच, वेला, वागीर और वागशी। सार्थक देखेंगे क्या है आपका, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को क्यों हम आज इतना टाइम पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 26/11 अटैक, और आज के टाइम पे इतनी पायरेसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे फिशरमैन्स के राइट्स हैं कि दूसरे कंट्री के फिशरमैन हमारे इलाके में आके कोई जो फिशिंग है वो ना कर ले, और बहुत सारी चीज़ें हैं। 26/11 अटैक के बाद हमने इंडियन कोस्ट गार्ड को बहुत ज़्यादा पावर दी है। तो ऑफशोर पेट्रोल, मतलब अगर आपको वहाँ पे सर्विलियंस रखनी है, यू नीड टू हैव सम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑफशोर पेट्रोल के लिए वी हैव न्यू दिस मैरीटाइम व्हीकल, दैट इज सार्थक। उसका देखेंगे तुशील, ये क्या है आपका, तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट है, एक फ्रिगेट है, इंपॉर्टेंट है फ्रिगेट। तुशील इज अ फ्रिगेट। हीरोन आपका क्या है, एक UAV इजराइल से लिया है हमने। उसके बाद देखेंगे इंडिया का जो इंदिरा जाल है, और इजराइल का जो आयरन डोम है। आयरन डोम आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब पैलेस्टाइन ने रॉकेट लॉन्च किया था इसराइल पे, बहुत सारे रॉकेट, तो ईरान ने क्या यूज़ किया, आयरन डोम। आयरन डोम क्या है, ये आपका आयरन डोम आपका ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। इंडिया क्या डेवलप करने की सोच रहा है, दैट इज इंदिरा जाल। इंदिरा जाल क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम। ड्रोन डिफेंस, अगर कोई ड्रोन आ जाता है आपके सेंसिटिव एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सिक्योर करना है। CISF के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, बिकॉज CISF के लिए जो आपका इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, टेल मी वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर सकते हैं और जिससे आप सेंसिटिव इंस्टॉलेशन या फिर क्रिटिकल इंस्टॉलेशन को गार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंदिरा जाल का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, ऑटोनोमस डिफेंस वेपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टू आइडेंटिफाई एंड काउंटर थ्रेट्स। हुआ क्या था, जम्मू के अंदर एयरबेस अटैक हुआ था, आपको पता होगा। जम्मू एयरबेस अटैक किससे हुआ था, ड्रोन से। अगर हमारे पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इनकमिंग ड्रोन को आते हुए ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो इंदिरा जाल डेवलप करने की सोच रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन इसको इस पर्टिकुलर करंट अफेयर को मेंशन कर सकते हैं उसमें। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी आपके पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आपका एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आपको मतलब पेस्ट से छुटकारा दिलाने के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपका एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी। और ह्यूमंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे जब जीन एडिटिंग हम करते हैं, तो अगर किसी को बर्थ डिफेक्ट है कुछ, जैसे कोई कलर ब्लाइंड है या फिर किसी को ब्लड कैंसर है, इस तरह की चीज़ें हैं, दैट इज़ हेरिडिटरी। तो इन सभी चीज़ों को हम जीन एडिट करके, वो सभी जो बैड उसके अंदर DNA गया हुआ है, वो उसको हम कट डाउन करके दूसरा DNA उसके अंदर डाल सकते हैं। कौन सी टेक्निक है वो, CRISPR Cas9 जो इसका एंजाइम है, ये हम यूज़ करते हैं। अब देखिए जीन एडिटिंग, मतलब आप कोई भी लेबोरेटरी क्या ऐसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर सकेगी, नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारे पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है एक, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये अप्रूव करती है और रिजेक्ट करती है। ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है ये अप्रूव करेगा और रिजेक्ट करेगा, इसके हाथ में दो काम है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी जो इस पर डिसीजन लेगा। अब क्या चेंज हुआ है इसके अंदर? चेंज ये हुआ है, टेक्नोलॉजी फॉर प्लांट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अप्रूवल। अगर कोई प्लांट्स की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है वो GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी, इससे अप्रूवल लेने की आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी ह्यूमंस पे अगर ह्यूमन के DNA में कोई चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब इंडिया के अंदर क्वेश्चन आता है कि GM क्रॉप कौन कौन सी है? सिर्फ एक है BT कॉटन, जिसको अप्रूवल दी है किसने? GEAC ने। उसके बाद अलावा जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स हैं आपकी GM क्रॉप्स हैं वो उनको अप्रूवल नहीं मिली है, मास स्केल पे आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे आप BT कॉटन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग? क्यों हम पीछे पड़े थे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स के भी कि जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, इंडियंस का DNA क्या है। एक इम्पॉर्टेंट मिशन भी है जीनोम सीक्वेंसिंग करके पूरे एशियन लोगों का जीनोम सीक्वेंस किया जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम डिसाइफर कर रहे हैं द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर, यहाँ पे एशियन लोगों का कैसे जीनोम है। उसका डार्क जीनोम क्या है? DNA आउटसाइड आवर जीन्स, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। बाइपोलर डिसऑर्डर्स इसकी वजह से होता है शायद। नेशनल जीन बैंक, जहाँ पे हम सभी प्लांट्स का जीन, मतलब आपके गेहूं से लेके राइस से लेके, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर अ डूम्स डे। अगर इमेजिन करिए अगर डूम्स डे के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि प्रलय आ जाए या फिर 2012 मूवी देखी हो किसी ने, ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए तो हमारे पास क्या ऐसा कुछ जीन बैंक होगा जिसमें वी विल बी एबल टू स्टोर ऑल आवर जेनेटिकल हेरिडिटरी, मतलब सभी कुछ उसमें हम डाल सकेंगे, ऐसे जीन बैंक स्टोर कर सकेंगे और दोबारा से शुरुआत करनी हो नए सिरे से। तो नेशनल जीन बैंक हमारा कहाँ पे? पूसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनली कहाँ पे है? स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बैंक, नॉर्वे के अंदर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स यहीं पे है। इंडिया का इंडिया सीड वॉल्ट इज एट चांगला, ये इंपॉर्टेंट है, चांगला लद्दाख के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसी जगह है यहाँ पे मतलब कोई भी फ्लड या फिर इस तरह की चीज़ों का कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ सकता, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिए नैनो यूरिया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नैनो यूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार? नैनो अभी देखिए एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नैनो यूरिया। दूसरा नैनो यूरिया अगर हम देखें इंडिया के अंदर जो इंडिया का फर्टिलाइजर बिल है दैट इज़ 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ है इंडिया का फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट बिल, 2 लाख करोड़। इमेजिन कर रहे हैं इतना सारा। तो अगर हमारे पास कुछ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम रिड्यूस कर सके फर्टिलाइजर्स की नीड को 50% तक, तो क्या हमारा मतलब इससे कुछ फ़ायदा होगा? एफिशिएंसी आएगी कुछ एग्रीकल्चर के अंदर? क्या इससे इनपुट कॉस्ट कम होगी? यस। क्या इससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा? क्या उसकी कॉम्पिटिटिवनेस आ पाएगी? यस। अगर आप सस्ते दामों में कोई चीज़ प्रोडक्शन कर पाएंगे तो आपकी उसकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी ना। तो कॉम्पिटिटिवनेस एट द इंटरनेशनल लेवल, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएंगे, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया नैनो स्केल के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही बारीक तरह मतलब बारीकी से नैनो यूरिया को तोड़ा गया है, तो इसीलिए इसको इसका नाम है। सो इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया बाय 15%। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी डेवलपमेंट है ये। इसके बाद देखेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। सो नेक्स्ट इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर क्या है? इट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैकेनिकल एनर्जी से आप देखो पहले भी था ये, आप मैकेनिकल एनर्जी से आप क्या कर सकेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो वाइब्रेशन, अगर आपके आसपास भी कोई वाइब्रेशन है तो ये कह रहा है उस वाइब्रेशन से कोई डिवाइस आपका थोड़ा सा मोमेंट में आएगा तो इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। अगर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो वो उसमें समझ सकता है कि पीजियो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, पीजियो इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर अगर आप उसमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक उससे भी एडवांस है, जो वाइब्रेशन से, सिर्फ वाइब्रेशन आपके पास होंगी उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे।
नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हम पीछे पड़े हैं? पहली बात तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज़ हो रही है। क्या हम ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, क्या हम इसको दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, कि आप मतलब फोर्ज्ड आप डॉक्यूमेंट्स ना तैयार कर पाएँ, और आप गवर्नमेंट के अंदर इसकी क्या यूज़ हो सकेगा, सिक्योरिटी के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है आपकी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, ये पता होना चाहिए। और दीज आर द नेम ऑफ डिजिटल करेंसी जो इसको फॉलो करते हैं, एथेरियम, एथेरियम, रेड बेली एंड पालकोडा, ये सभी याद कर लेना। 5G टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे आप 5G टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है हमारी डेवलपमेंट के अंदर, क्या 5G टेक्नोलॉजी से क्या क्या चेंजेस आएंगे? कैन यू नेम एनीथिंग? 5G टेक्नोलॉजी से क्या चेंजेस आ सकते हैं? 5G टेक्नोलॉजी से अगर आप देखेंगे आपकी कोई डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपकी कोई डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट पे, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किस तरह की डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी से किसी मतलब लोगों में सोशल उनकी डेवलपमेंट हो सकी। क्या हमारी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा टेक्नोलॉजी का? क्या उससे कोई एफिशिएंसी आएगी? मतलब जो हमारा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके अंदर जो हम सभी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हर एक चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करके, तो क्या उससे एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या ऐसे कोई नए हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगेगी दैट इज़ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक, जिसमें नए लोगों को रोज़गार मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो ये इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे आप 6G जो टेक्नोलॉजी है, 5G जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये टेक्नोलॉजी का नाम पूछा था आपसे, LTE एंड VoLTE। सिविल सर्विसेज 2019 के अंदर प्रीलिम्स में पूछा था VoLTE, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, दैट इज़ वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5G टेक्नोलॉजी आपका शेड्यूल था 2020 में, लेकिन अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, इसके अभी तक आपके ऑप्शन चले हुए हैं। 6G टेक्नोलॉजी आपका 2028 और 30 से होना है। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम है, सिर्फ इतना सा काम है कि 5G जो टेक्नोलॉजी है आपका किस स्पेक्ट्रम पे काम करती है और 6G टेक्नोलॉजी किस स्पेक्ट्रम पे काम करेगी। तो ये दो चीज़ें, स्पेक्ट्रम इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी या फिर लो फ्रीक्वेंसी पे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद देखेंगे लाइट फिडिलिटी, लाईफाई, ये भी पूछा है आपका UPSC के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर। तो लाईफाई जो टेक्नोलॉजी है, यू विल बी एबल टू ट्रांसमिट डेटा एंड वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप, अब मुझे पता है सबको पता ही होगा, ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है लाइट से। तो क्या इससे लाइट से अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा? एक फ़ायदा ये है, जो अभी आपका जो मतलब इससे एक तो आपका जो बिल है, ठीक है, अभी आपको वायर बिछानी पड़ती है हर एक जगह, आपको राउटर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब स्ट्रीट लैंप पे भी या उसके नीचे खड़े हैं, यू विल बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें। उसका देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपका मशीन टू मशीन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। मेटावर्स ब्लॉकचेन, ये नया आया है मेटावर्स ब्लॉकचेन, और ये क्या है आपका, ये गेम्स एंड एप्लीकेशन दैट आर सेट इन वर्चुअल वर्ल्ड प्ले टू अर्न मॉडल, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन गेमिंग इज़ डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, 2018 के अंदर CPF में। तो ऑनलाइन गेमिंग इज़ डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, देखो ये एक वर्चुअल अचीवमेंट है बच्चों की, यहाँ पे सिर्फ दे आर बाइंग सम प्रोडक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ से वो उनके प्रोडक्ट बाय करते हैं और ये लगता है, और उसमें वो अपने स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव करते रहते हैं कि अभी दे हैव अचीव दिस, दे हैव अचीव दिस, दे हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और ये बाय कर लिया इन्होंने। तो दैट इज़ ओनली अ वर्चुअल अचीवमेंट, उनका पर्सनल ग्रोथ रुक रही है। दूसरा उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा, मेंटल प्लस फिजिकल दोनों। उसके बाद हम जो कोशिश कर रहे हैं इनोवेशन पे एक तरफ तो हम काम करने की सोच रहे हैं, इंडिया इनोवेशन पे काम कर रहा है, और इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स क्या है, दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स एंड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, अटल इनोवेशन बढ़ाया, अटल इनोवेशन मिशन, मतलब टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब इन द स्कूल्स। तो छोटे बच्चों को शुरुआत से ही उनको इनोवेटिव सोचने का तरीका, लेकिन अगर जो हमारा यूथ है,
अगर वो यूथ ऑनलाइन गेमिंग में ही फंसा रह जाएगा तो हमारी जो इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज, और इनोवेशन नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हमारा नीचे जाएगा ही। तो इनोवेटिव इंडेक्स भी जाएगा नीचे, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्ट करिए, दैट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। तो इन सभी चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर 2 में, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ये इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़ देखते हैं, दैट इज़ एक अभी रिसेंट न्यूज़ है, यूथ किल्ड हिज मदर ओवर पबजी। अभी देखेंगे उसकी मदर ने उसको पबजी खेलने से या फिर ऐसा कुछ गेम खेलने से मना किया और उसने अपने फादर की रिवॉल्वर से अपने मदर को गोली मारी और शी वॉज डाइड, राइट, सो शी डाइड एट द स्पॉट। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं, इससे हमारे इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ऑन सोशल रिलेशनशिप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपको क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इम्पैक्ट ऑफ गेमिंग या फिर ऑनलाइन गेमिंग ऑन सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, तो सोशल रिलेशनशिप इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, दोनों में डिफरेंस पूछा है। वर्चुअल रियलिटी क्या है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, बहुत आसान है, प्लीज़ आप इसको वीडियो यहाँ पे पॉज करके खुद पढ़िएगा। उसके बाद देखिए होलोग्राम, 3 डायमेंशनल इमेज है, ये तो बहुत पुराना है। अवतार देखिए, मेटावर्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द वर्चुअल रियलिटी, दिस डिजिटल अवतार enables द पर्सन टू फंक्शन लाइक अ ह्यूमन बीइंग इन ए डिजिटल क्रिएटेड वर्ल्ड। इसके बाद देखेंगे हम इंडिगो, एक जीनोम चिप है, कैटल जीनोम चिप, जिससे हम कंजर्व करेंगे हमारी प्योर वैरायटी ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड। एक गोकुल मिशन भी है हमारा, गोकुल मिशन, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए गोकुल मिशन किस लिए है। एक डेल्फी देखिए, डिज़ाइन टू मेक मोरल जजमेंट। देखिए अब आर्टिफिशियली अगर आपके पास अभी क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अभी मोरल जजमेंट नहीं है, ठीक है, सोशली अडेप्टेबल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उसके पास ये चीज़ भी आ गई, अगर वो मोरल जजमेंट ठीक कर सकेगा, ही विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन किस कैटेगरी में किस तरह काम करना है। अगर वो टेक्नोलॉजी इमोशनली इंटेलिजेंट बन गई तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर तो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है ना। तो एआई में रिप्लेस ह्यूमंस, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ह्यूमंस, तो यहाँ पे ये वाली टेक्नोलॉजी का आपको मेंशन करना है। हाँ, अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक और जैसे सोफिया, क्वेश्चन है आपसे, सोफिया जो रोबोट है वो, इस रोबोट को कौन से देश ने सबसे पहले इसको सिटीजनशिप दी है, दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, सोफिया। उसका देखेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, अब देखिए दोबारा से यही आ गया रेडियो RFID, जो आपके देखिए टोल टैक्स के अंडर जो आपका ये जो पैसे कटते हैं RFID टेक्नोलॉजी से ही करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फास्ट टैग जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर RFID टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर अमरनाथ यात्रा जो आपकी हो रही है वहाँ पे भी RFID जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सभी जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं, हर एक श्रद्धालु को RFID टैग कैरी करना इम्पॉर्टेंट है, तो उससे उनकी जो लोकेशन है वो पता चल सकेगी। उसके बाद देखेंगे ब्लैक होल इज़ ए प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट दैट ग्रेविटी। ब्लैक होल की डेफिनेशन लिखिए सिंपल। सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। आई होप आप इससे बहुत सारा सेंस डेवलप कर पाए होंगे पेपर 2 में किस तरह से यूज़ करना है, और पेपर 1 में तो आपका ये काम आएगा ही। तो ठीक है, सो वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज देयर इज़ अ MPT सीरीज, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक सीरीज। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड ही कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स। इसमें आपको 30 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक विल बी डिस्कस विद यू, जो आपके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पेपर 2। ओके, थैंक यू।